हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 न्यू वैकेंसी 2026 के लिए यानी कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 जो नई वैकेंसी 2026 में आने वाली है, उसके लिए देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1.0, बीपीएससी टीआरई 2.0, बीपीएससी टीआरई 3.0 और बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्ज़ाम लिया गया था, उनमें जितने भी इंडियन नेशनल मूवमेंट के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं। यानी कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बीपीएससी टीआरई के प्रीवियस ईयर मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन को इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स, इसको ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक पूरा देखिएगा। देखिए, इसी तरह के प्रश्न पीटी और मेंस अगर होगा तो उसमें भी इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम एक ग्रुप में इसको ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, बीपीएससी टीआरई 1.0, बीपीएससी टीआरई 2.0, बीपीएससी टीआरई 3.0 और बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में कवर करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, प्रत्येक प्रश्न के सामने या फिर प्रत्येक प्रश्न के नीचे आपको लिखा मिल जाएगा कि यह प्रश्न जो है बीपीएससी टीआरई के किस एग्ज़ाम में पूछा गया है। आप देख सकते हैं ये बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 2024 का प्रश्न है। चलिए सब लोग प्रश्न पढ़िएगा। आज के सेशन का पहला प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा कब हुआ था। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा उसको ध्यानपूर्वक आप ज़रूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा, यहाँ से 2-3 प्रश्न जो है बीपीएससी पूछता है और प्रीवियस एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न बीपीएससी ने पूछा है। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 में शुरू हुआ था। राइट आंसर यहाँ पर 1945 हो जाएगा। और इस मुकदमे में भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि आईएनए के अधिकारियों पर ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाया गया था। और इस मुकदमे को लाल किला ट्रायल के नाम से भी जाना जाता है। इस मुकदमे में शामिल जो प्रमुख लोग थे उनका भी नाम पूछा जाता है और पूछा जाता है कि इनमें से कौन दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किले मुकदमे में शामिल थे या फिर नहीं थे। ठीक है ना, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। कर्नल प्रेम कुमार सहगल, ठीक है ना, कर्नल प्रेम कुमार सहगल, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लों, मेजर जनरल शाहनवाज खान। आपको याद रखना है प्रेम कुमार सहगल का नाम, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ प्रेम कुमार सहगल, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा अगला नाम याद रखिएगा गुरुबख्श सिंह ढिल्लों, ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ गुरुबख्श सिंह ढिल्लों। गुरुबख्श सिंह भी आप याद रख सकते हैं, केवल इतना से भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। और शाहनवाज खान का भी नाम याद रखिएगा, शाहनवाज खान का नाम भी, ठीक है ना, शाहनवाज खान, शाहनवाज खान का भी नाम याद रखिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा फ्रेंड्स, इनके तरफ से जो है ध्यान रखिएगा बचाव पक्ष की वकालत किसने किया था। तो उस समय कांग्रेस के भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू और अरुणा असफ अली ने जो है बचाव पक्ष की ओर से वकालत किया था। ये भी नाम बीपीएससी पूछा है, याद रखिएगा। भूलाभाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू और अरुणा असफ अली, ठीक है ना। ये आपके बचाव पक्ष की ओर से इन्होंने वकालत किया था, तो ये भी नाम आप जरूर याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम का प्रश्न है। पहले हम लोग री एग्जाम के क्वेश्चन को कर लेंगे, फिर आपको जो एग्जाम होता है 3.0 का, बीपीएससी टीआरई 3.0 का, उसको फिर 2.0 फिर 1.0, यानी कि पूरा आपको टीचर वाला में एग्जाम का जितना भी
जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसको मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। देखिए टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन है। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। तो ये क्रम भी आप याद रखिएगा, सन भी आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था ये कौन था, तो लॉर्ड इरविन था, ठीक है। कौन था, लॉर्ड इरविन था, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ लेता कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय कौन था और तीसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो दूसरे और तीसरे के समय जो था ये लॉर्ड विलिंगटन था। कौन था, लॉर्ड विलिंगटन था। ये भी आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है आगे आपसे पूछा जाए। अच्छा तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो ये रैमजे मैकडोनाल्ड था। रैमजे मैकडोनाल्ड जिसने सांप्रदायिक पंचायत का कम्युनल अवार्ड का घोषणा किया था, ठीक है। चलिए गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि एक प्रश्न के साथ 2-3 प्रश्न मैं आपको कवर करवाते चल रहा हूं। देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ कब प्रकाशित किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ जो है ये भी पूछा जाता है कि किस पर आधारित है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखित जो आनंद मठ उपन्यास है इसकी पृष्ठभूमि सन्यासी विद्रोह पर आधारित थी। सन्यासी विद्रोह, ठीक है ना, याद रखिएगा। और ये कब पब्लिश्ड हुआ था, प्रकाशित हुआ था, तो याद रखिएगा 1882 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे इन्होंने 2 बार अध्यक्षता किया था, ठीक है। एक तो आपका 1938 का हरिपुरा में और 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन में। तो यहाँ पर 1938 भी होगा और 1939 भी होगा, एक से अधिक यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। और त्रिपुरी संकट आपको याद होगा, इन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, ठीक है। अच्छा सुभाष चंद्र बोस का जो स्पेशल टॉपिक है वो हम आपको अलग एक सेशन में कवर करवाएंगे और सुभाष चंद्र बोस से क्वेश्चन बीपीएससी बार बार पूछता है, वीडियो को देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। देखिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और उस समय अगर आपसे पूछा जाए कि वायसराय कौन था तो याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन था, ठीक है ना, लॉर्ड डफरिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसकी स्थापना एओ ह्यूम ने किया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन में एओ ह्यूम नहीं है, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था बम्बई में, जिसका अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में कलकत्ता में, इसके अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो दूसरा भी आजकल पूछा जा रहा है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना अगर पूछा जाए कि कब हुआ था तो ये भी आप ध्यान रखिएगा 1784 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, तो विलियम जोन्स ने किया था, सर विलियम जोन्स। यहाँ ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था। यानी कि सिंपल सी अगर हम बात करें तो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था, ठीक है। तो देखिए बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, लॉर्ड कर्जन ने किया था। और बंगाल विभाजन को जो है रद्द कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1911 में इसको वापस लिया गया था, ठीक है ना, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कालकाल में। तो लॉर्ड हार्डिंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है साइमन कमीशन की गठन की घोषणा कब की गई थी। अब यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, और 5वां ऑप्शन आपको पता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब बताइएगा कि साइमन कमीशन की गठन की घोषणा, थोड़ा सा बड़ा कर दूं, अब दिख रहा है ना, तीनों ऑप्शन दिख रहे हैं, चौथा तो आपको पता ही है, उपयुक्त में से एक से अधिक, और 5वां उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अब बताइएगा कि साइमन कमीशन की गठन की घोषणा कब हुई थी। ध्यान दीजिए साइमन कमीशन की गठन की घोषणा जो है ये हुआ था आपका कब, तो याद रखिएगा ये आपका 8 नवंबर 1927 को हुआ था। ऑप्शन में आपको 8 नवंबर तो दिख रहा है बट 1927 नहीं दिख रहा है, 8 नवंबर 1927 को। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुसार शासन व्यवस्था की प्रगति का अध्ययन करने और नए कदमों को सुझाव देने के लिए, ठीक है ना, प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन, अगर प्रधानमंत्री का नाम पूछा जाए उस समय कौन था तो स्टैनली बाल्डविन, यहाँ मैं लिख देता हूँ स्टैनली
बाल्डविन, याद रखिएगा ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। स्टैनली बाल्डविन के कार्यकाल के दौरान ब्रिटिश सरकार ने 8 नवंबर 1927 को 7 सदस्यीय, कितने सदस्यीय साइमन कमीशन, तो 7 सदस्यीय भारतीय वैधानिक आयोग की स्थापना किया गया था, यानी कि साइमन कमीशन की। ठीक है ना। इसको व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अच्छा, साइमन कमीशन भारत कब आया था, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो याद रखिएगा साइमन कमीशन भारत आया था कब, तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है। अच्छा, साइमन कमीशन जो है अपना रिपोर्ट कब पेश किया था, तो 1930 में किया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। 1930 में 2 भाग में इसने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित किया था। तो इतने सारे मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। ठीक है ना। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। ठीक है। चलिए, तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। 8 नवंबर 1927 ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है। चलिए, देखिए बिहार में जो बहावी थे उनकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र क्या था। बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार में ये पटना था। ठीक है। बहावी आंदोलन, हम जब आपको जो जितने भी आंदोलन हुए थे उनको अलग से कराएंगे, उसमें पूरे डिटेल में इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, देखिए बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, 5वां आपको पता है, ऑप्शन ई होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है, बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च के दिन। याद रखिएगा 22 मार्च के दिन। ठीक है, 22 मार्च के दिन। और इसी दिन जो है जल दिवस भी मनाया जाता है, 22 मार्च के दिन जल दिवस भी। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। देखिए 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था, नाम बताइए। अब देखिए बिहार प्रांतीय किसान सभा की बात आई हुई है, इसका गठन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 1929 में इसका गठन किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। बट इसको लोकप्रिय बनाया था कुछ वामपंथी नेता थे, जैसे कि कार्यानंद शर्मा, ठीक है, यदुनंदन शर्मा, पंचानन शर्मा, राहुल सांकृत्यायन। ये 4 नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। एक तो नाम यहाँ पर कार्यानंद शर्मा मिल गया, दूसरा याद रखिएगा यदुनंदन शर्मा, चौथा तीसरा राहुल सांकृत्यायन। ठीक है ना। तो मैंने आपको 3-4 नाम बताए हैं, उनको आप याद रखिएगा। पंचानन शर्मा, ठीक है, अगला नाम ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, देखिएगा केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके थे। हानि रहित केंद्रीय, दिल्ली की जो केंद्रीय विधानसभा थी उसमें बम फेंका था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तारीख और सन। तो तारीख था 8 अप्रैल 1929 का, 8 अप्रैल 1929, ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है। ठीक है ना। दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में इन्होंने बम फेंका था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बटुकेश्वर दत्त दिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है कि 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, देखिए साल 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के बीच विवाद में हस्तक्षेप जो किया था, ये किया था महात्मा गांधी जी ने। किसने, महात्मा गांधी जी ने। देखिए हुआ था क्या, 1918 में मार्च में अहमदाबाद के कपास के जो मिल मालिक थे और जो मजदूर थे उनके बीच प्लेग को बोनस जो था, प्लेग बोनस को लेकर के विवाद हुआ था। ठीक है ना। और मिल मालिक बोनस वापस लेना चाहते थे, बट मजदूर 50% वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे। ठीक है। हुआ था क्या, दरअसल उस समय आपका प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो युद्ध के समय मुद्रास्फीति के कारण खाद्यान्न, कपड़ा और अन्य जो जरूरी सामानें थी उनकी कीमत दोगुनी हो गई थी। ठीक है। मिल मालिक केवल 20% जो है वेतन वृद्धि देने के तैयार थे। बट हुआ था क्या कि मजदूरों ने जो है न्याय की लड़ाई में मदद मांगी थी अनुसुईया साराभाई। ये नाम जरा आप याद रखिएगा। ठीक है ना, ये नाम जरा आप याद रखिएगा। इनका नाम है अनुसुईया। ठीक है ना, यहाँ मैं लिखता हूँ अनुसुईया साराभाई, अनुसुईया साराभाई। ठीक है ना। ये जो थी ये अम्बालाल साराभाई की बहन थी, अम्बालाल साराभाई की ये बहन थी। और अम्बालाल साराभाई कौन थे, तो अम्बालाल साराभाई जो थे ये मिल मालिक थे, अहमदाबाद मिल मालिक संघ के ये अध्यक्ष भी थे। ठीक है। और इन्हीं की बहन थी अनुसुईया साराभाई, जिनसे मजदूरों ने मदद मांगी। और अनुसुईया साराभाई ने महात्मा गांधी जी से मदद मांगी और गांधी जी ने मजदूरों के हितों में वकालत किया। और गांधी जी ने मजदूरों को कहा था कि आप 35% वेतन वृद्धि की मांग करें, और ये फाइनली एक्सेप्ट भी 35%
कर लिया गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी, और जो मैंने आपको अनुसुईया साराभाई का नाम बताया था याद रखिएगा आप। ठीक है, और उस समय अहमदाबाद के जो मिल मालिक संघ के अध्यक्ष थे उनका भी नाम मैंने आपको बताया था, अम्बालाल साराभाई, उन्हीं के बहन थी अनुसुईया साराभाई। चलिए देखिए, बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया था? ये तो बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ये कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, ठीक है ना, तो राजनीतिक गुरु आपको पता है ये कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न कर लेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? देखिए चारों ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है ना, तो आपको भी पता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ था यह आपका 1934 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 1934 में। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1.0 यानी कि पहला बीपीएससी जो टीचर एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है कि चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? है फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं चटगांव शस्त्रागार हमले के बारे में, तो देखिए फ्रेंड्स, यह हमला हुआ था 18 अप्रैल 1930 को। 18 अप्रैल 1930, आप सन याद रखिएगा। 1930 में चटगांव शस्त्रागार छापा हुआ था, और चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन के नेतृत्व में किया गया था। और सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की भी स्थापना किया था इन्होंने। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया, और अंततः 12 जनवरी 1934 को 1934 में उनको फांसी दे दिया गया था। ठीक है ना, और देखिए चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान जो महिला क्रांतिकारी शहीद हुई थी, इनका नाम है प्रीतिलता वाडेदार। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप कल्पना दत्त का नाम देख रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये भी जान लीजिए कल्पना दत्त को सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार किया गया था और इन पर आजीवन कारावास की इनको सजा भी दिया गया था। तो आप ये भी साथ साथ ध्यान रख सकते हैं। सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताते चलूँगा। चलिए अब अगला प्रश्न करेंगे कि इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? नहीं पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं काकोरी ट्रेन षड्यंत्र कांड की, तो यह घटना कब की है? तो यह कांड 9 अगस्त 1925 को हुई थी। 9 अगस्त 1925 को हुई थी। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए इस घटना को अंजाम दिया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम का जो क्रांतिकारी संगठन था, उसी के सदस्यों ने। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संस्था के द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डाल करके सरकारी खजाना लूट लिया गया था, और यही घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है काकोरी कांड में जो है ध्यान रखेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सज़ा दी गई थी। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें से कौन संबंधित नहीं है, तो ये आपका प्रफुल्ल चाकी राइट आंसर हो जाएगा। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो हैं ये मुजफ्फरपुर हत्याकांड जो 1908 में हुआ था, उससे ये जुड़े हुए हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये सब पॉइंट आप फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि 1 नवंबर 1913 को गद्दर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? 1 नवंबर 1913 को गद्दर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। देखिए 1 नवंबर 1913 को गद्दर का पहला अंक जो है यह उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। किस भाषा में? उर्दू भाषा में यह प्रकाशित हुआ था। गद्दर एक साप्ताहिक पत्र था जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन जो है 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए गदर पार्टी की स्थापना आपको पता है 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, लाला हरदयाल के नेतृत्व में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न करेंगे कि महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा था? यहाँ पर आप प्रत्येक प्रश्न के नीचे देख सकते हैं कि यह प्रश्न किस वर्ष पूछा गया है। देख सकते हैं ये बीपीएससी टीआरई 1.0 का प्रश्न है। महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा है? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। देखिए महात्मा गांधी जी ने चौरी चौरा कांड को हिमालयी भूल कहे थे। ठीक है ना, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा नामक स्थान पर यह हत्याकांड की घटना हुई थी।
ठीक है। और चौरी चौरा की घटना के समय गांधी जी गुजरात के बारदोली में सामूहिक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे, और इससे ये क्षुब्ध होकर के, दुखी होकर के गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को जो है बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया था। और असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण डॉक्टर बालकृष्ण शिवाराम मुंजे के द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी लाया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था कि जब आंदोलन चरम की ओर बढ़ रही हो, इसे वापस लेना राष्ट्रीय विपदा से कम नहीं था। ठीक है ना, यह असहयोग आंदोलन वापस लेने के समय पर जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चौरी चौरा कांड। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि वैंकूवर जाने के लिए कामाटा गुरु जहाज किराए पर किसने लिया था। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से जो है राइट आंसर मैं बता देता हूँ, पहले ऑप्शन नंबर ई होगा, उपरिक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो आपका कामाटा गुरु जहाज है, हांगकांग में बाबा गुरुदत्त सिंह ने इस जहाज को किराए पर खरीदा था। किसने? गुरुदत्त सिंह ने। तो ऑप्शन में नाम ही नहीं दिया गया है, ठीक है ना, यहाँ गुरमीत दिया गया है, जो कि सही नाम नहीं है। ठीक है, यह कामाटा गुरु जहाज भाप शक्ति चालित एक जहाज था, और कामाटा गुरु जहाज हांगकांग से कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था, और यह 1914 में मई महीने में वैंकूवर के तट पर पहुंचा। जब यह जहाज पहुंचा तो कनाडा सरकार ब्रिटेन के दबाव में आकर के इसे उतारने की अनुमति नहीं दिया। ठीक है ना। और देखिए कामाटा गुरु जहाज के जो बजबज, ये कलकत्ता में है, ये बंदरगाह बजबज, वहाँ पर पहुँचा तब क्रुद्ध यात्रियों और पुलिस के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 18 यात्री मारे गए थे और 25 से अधिक घायल हुए थे। ठीक है ना फ्रेंड्स, और 202 यात्रियों को जेल में डाल दिया गया था। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा इसका। देखिए बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा है, ये प्रश्न कई बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर रांची हो जाएगा। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। इसको उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है 1899-1900 में। इसको आप जरूर ही याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे। बिहार के नेता का नाम यहाँ से पूछा जा रहा है, तो आप सभी को पता होगा ये वीर कुंवर सिंह थे, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मौलवी अहमदुल्ला ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व फैजाबाद से किया था, और नाना साहब तात्या टोपे ने कानपुर से किया था। ये सब आपको भी पता होगा। देखिए पूना समझौता का उद्देश्य क्या था। पूना समझौता का उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है, पूना समझौता का उद्देश्य क्या था। पूना समझौता हुआ था कब, तो फ्रेंड्स ये 24 सितंबर 1932 1932 में हुआ था। किसके बीच, तो बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। पूना समझौता पर महात्मा गांधी ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि स्वर्णों की तरफ से इस समझौते पर पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसे भी आप याद रखिएगा, जबकि दूसरी ओर से इस समझौते पर बाबा साहब अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। क्लियर, याद रखिएगा। और पूना समझौता का उद्देश्य दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करना था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न करेंगे कि जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था। जंतर मंतर का निर्माण जो है यह किसने किया था। तो देखिए जंतर मंतर का निर्माण जो है यह महाराज जय सिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था। जय सिंह द्वितीय के द्वारा। तो ऑप्शन में इनका नाम है ही नहीं जय सिंह द्वितीय का, तो आप याद रखिएगा। कुल 5 स्थानों में जंतर मंतर है, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी में। ठीक है ना फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि वंदे मातरम के रचनाकार कौन है। वंदे मातरम के रचनाकार कौन है। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है, और सन्यासी विद्रोह जो है आनंद मठ उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। इसे भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और यह जो आपका वंदे मातरम है, इसको पहली बार 1896 के कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था वहीं पर गाया गया था। ठीक है ना, 1896 में, 1896 में। चलिए देखिए सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन जो है
यह किस वर्ष हुआ था? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन जो है यह किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीकों के लेकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट पड़ गई। गर्म दल और नरम दल में यह विभाजित हो गई थी। 1907 में सूरत अधिवेशन जो हुआ था वहीं पर। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है हमारा कि किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? मुजफ्फरपुर बम कांड जो है यह किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था मुजफ्फरपुर बम कांड के बारे में। ठीक है ना, क्या बताया था कि यह घटना 1908 की है। और ठीक है, इस घटना को अंजाम दिया था किसने? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, किसने दिया था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने दिया था। देखिए फ्रेंड्स, 30 अप्रैल 1908 की यह घटना है। मुजफ्फरपुर का जग जो किंग्सफोर्ड था उसी की हत्या का प्रयास किया गया। किसके द्वारा? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा। लेकिन गलती से बम जो है यह कैनेडी की गाड़ी पर गिरा था, जिससे कैनेडी की पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई थी। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी। 11 अगस्त 1908 को। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, और खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल में सक्रिय सदस्य थे। इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, 1908 राइट आंसर होगा। देखिए, दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग किया? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दांडी यात्रा जो है ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो फ्रेंड्स, ये साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था इन्होंने। कब किया था? तो 12 मार्च 1930 को। ये आप डेट याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 को। ठीक है, फिर ये 6 अप्रैल को दांडी पहुँचते हैं, 6 अप्रैल 1930 को। वहाँ पर जो है सांकेतिक रूप से नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा इन्होंने। और इसी के साथ जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था। और इसमें जो है 78 स्वयंसेवियों ने हिस्सा लिया था। तो 78 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, तमिलनाडु के तंजौर में, याद रखिएगा प्रश्न बीपीएससी ये भी पूछता है, तमिलनाडु के तंजौर में समुद्र तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली में से वेदारण्यम, ठीक है, त्रिचनापल्ली से, यहाँ मैं लिखता हूँ त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम, ठीक है, त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक जो है नमक यात्रा आरंभ किया था। किसने? तो फ्रेंड्स, सी राजगोपालाचारी ने। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, फैजाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फैजाबाद में आपसे पूछा जा रहा है, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। फैजाबाद में किसने किया था बताइए? तो फ्रेंड्स, ये किया था किसने? मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। अभी मैंने आपको बताया था मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अच्छा, खान बहादुर खान ने बरेली से किया था और लियाकत अली ने जो है इलाहाबाद बनारस से किया था। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय उस समय कौन था? 1885 की बात है। 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा, एओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। और उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपका पहला अधिवेशन होना था, यह पुणे में आयोजित किया जाना था। लेकिन उस समय पुणे में जो है वहाँ पर प्लेग फैल जाने के कारण बम्बई में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, और 1885 में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में पहला अधिवेशन हुआ 28 दिसंबर 1885 को। और इसमें जो है टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। और इसके महासचिव जो थे ये एओ ह्यूम थे। ये सब आप याद रखेंगे। चलिए, गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो अभी मैंने आपको बताया था गदर पार्टी की स्थापना जो है यह 1913 में हुई थी, लाला हरदयाल के नेतृत्व में, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है फ्रेंड्स, और इस पार्टी का मुख्य कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में ही था। इससे आप जरूर ही याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सैन फ्रांसिस्को, कभी कभी यूएसए दे देगा ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष किया था? दिल्ली चलो का बताइए, सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष किया था? तो इन्होंने किया था कहाँ से? तो 1943, सन याद रखिएगा 1943 में, सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने से। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगापुर राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा इन्होंने ही दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा, और फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना किया था, आगे आपको प्रश्न मिलेगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बीपीएससी टीआरई लगातार प्रश्न यहाँ से फ्रिक्वेंटली पूछता है। चलिए, किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था? असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था। तो फ्रेंड्स, यह लिया गया था 1920 में
कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, ठीक है ना। नागपुर सत्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए नागपुर सत्र जो हुआ था आपका दिसंबर 1920 में, इसकी अध्यक्षता सीबी राघवाचारी ने किया था, ठीक है ना फ्रेंड्स। और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का अंतिम रूप से अनुमोदन किया गया था। वैसे सितंबर 1920 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, ठीक है, और उसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है पारित हुआ था और उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। ये सब आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता किया था। महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस सत्र की अध्यक्षता किया था। तो इन्होंने केवल एक बार, मात्र एक बार इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी सत्र की भी अध्यक्षता किया है और ये आपका 1924 का बेलगाम अधिवेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है। दांडी यात्रा के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बताया है। 12 मार्च 1930 को यह साबरमती से इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको दांडी यात्रा को नमक सत्याग्रह आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न पढ़िएगा कि 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो जगदीशपुर में बिहार में ये आपके वीर कुंवर सिंह थे, ठीक है, वीर कुंवर सिंह राइट आंसर हो जाएगा। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया था, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है किसने किया था बताएंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। और 1938 में हरिपुरा कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था और 1939 में त्रिपुरी में, दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता इन्होंने किया था, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और 1939 में कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन था उसमें सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के जो कैंडिडेट थे उनके फेवरेट पट्टाभी सीतारमैया, उन्हीं को हरा करके दूसरी बार ये आपके 1939 में त्रिपुरी में अध्यक्ष बने थे, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और गांधी जी ने इस हार को अपनी व्यक्तिगत हार बताया था, तो आप ये सब ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना किया है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, ये आपका किसने, बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ठीक है। चलिए किसने अवध किसान सभा की स्थापना की। किसने अवध किसान सभा की स्थापना की। अवध किसान सभा की स्थापना बताएंगे राइट आंसर किसने क्या होगा। तो देखिए बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा की स्थापना किया था 1920 में असहयोग आंदोलन के समय में। 1920 में असहयोग आंदोलन के समय में ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इस आंदोलन का मुख्य केंद्र प्रतापगढ़ का रूर गांव था, प्रतापगढ़ का रूर गांव था, ठीक है ना, याद रखिएगा। और इस सभा ने, ये जो आपका किसान सभा था अवध किसान सभा, इस सभा ने किसान से बेदखली, भूमि न जोतने और बेगार न देने की अपील किया था, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। और देखिए दयानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा का इन्होंने गठन किया था 1936 में, आगे आपको मिलेगा। आनंद मठ की रचना किसने की है। आनंद मठ जो है ये आपकी किसकी रचना है, बांग्ला भाषा के एक उपन्यास है और इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था, इसे भी आप याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कौन था। तो फ्रेंड्स भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नायक जो थे ये खान अब्दुल गफ्फार खान थे। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है, यानी कि फ्रंटियर गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती संगठन 1929 में स्थापित किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी, ठीक है ना, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। और इन्होंने कौन सी पत्रिका निकाली थी, तो पख्तून, याद रखिएगा, इन्होंने पख्तून नामक पत्रिका निकाली थी, ये भी प्रश्न बनता है, ठीक है ना। चलिए खान अब्दुल गफ्फार खान राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित किया था। किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित किया था। सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित किया था। तो फ्रेंड्स यह चित्रित किसने किया था, तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था,
ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। यहाँ पर देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं तो ये बंगाल विभाजन के प्रत्युत्तर में हुआ था। कब? तो बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है स्वदेशी आंदोलन चलाए जाने की घोषणा किया गया था, 7 अगस्त 1905 को। ठीक है फ्रेंड्स, 7 अगस्त 1905 का दिन याद रखिएगा। बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो है प्रभावी हुआ था और इस दिन पूरे भारतवर्ष में शोक के रूप में मनाया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे कि यह किसने कहा था कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है। यह स्टेटमेंट किसका है? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। यह स्टेटमेंट किसका है? यह स्टेटमेंट जो है फ्रेंड्स यह सुभाष चंद्र बोस जी का है। सुभाष चंद्र बोस, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार का सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था? तो इसके विरोधी कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए राइट आंसर। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत के प्रबल विरोधी थे। तो इस प्रकार से देखें तो 100 अधिक यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग कि पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था? पटना महिला महाविद्यालय जो है यह स्थापित कब हुआ था? सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। पटना महिला महाविद्यालय स्थापित कब हुआ था? तो फ्रेंड्स यह स्थापित हुआ था 1940 में। कब स्थापित हुआ था फ्रेंड्स? तो यह स्थापित हुआ था 1940 में। कब? 1940 में, इसको आप याद रखिएगा। 1940 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 1940 में यह स्थापित हुआ था। क्लियर, 1940 में हुआ था। 1940 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? चंपारण आने का निमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ल जी ने। किसने दिया था फ्रेंड्स? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। आपको भी याद होगा 1916 में जो आपका लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहीं पर ये गांधी जी से मिले थे राजकुमार शुक्ल, और इन्होंने गांधी जी के ध्यान जो है यहाँ पर नील कृषकों की दयनीय दुर्दशा की तरफ आकृष्ट किया था और उनको चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। चलिए 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले यहाँ पर देखिए हमला का प्रयास पूछ सकते हैं। ठीक है ना, ये ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? इन पर जो है एक षड्यंत्र हुआ था, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, चंपारण के स्वतंत्रता सेनानी पुस्तक के वृत्तांत के अनुसार इस यात्रा के अंत में गांधी जी को मोतिहारी में एक नील कारखाने के ब्रिटिश प्रबंधक इरविन ने रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया था और गांधी जी के हस्तक्षेप और शोषणकारी तिनकटिया व्यवस्था के सफल उन्मूलन से क्रोधित होकर के अंग्रेज ने गांधी जी की हत्या की योजना बनाई थी और इनको भोजन में जहर देकर मारने का प्रयास किया गया था। लेकिन जो बतक मियाँ थे, प्रश्न पूछा भी गया था कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान किसने बचाई थी? तो बतक मियाँ उस समय अंग्रेजों के रसोइया थे। इन्होंने ही ये पूरा जो षड्यंत्र था उसको विफल किया था और गांधी जी की जान बचाई थी। किसने? तो बतक मियाँ का नाम याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? वयोवृद्ध महिला के रूप में, तो ये कोई और नहीं बल्कि कौन थी? तो फ्रेंड्स यह अरुणा असफ अली थी। कौन थी? तो यह अरुणा असफ अली थी। इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी स्वतंत्रता आंदोलन की कहा जाता है और यह एक मशहूर महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक है, और एक भारतीय शिक्षिका भी थी, राजनीतिक कार्यकर्ता और प्रकाशक भी थी। और स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में इनको एक और चीज़ के लिए याद किया जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, जिसके लिए इनको व्यापक रूप से याद किया जाता है। अरुणा असफ अली राइट आंसर होगा। देखिए किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है कहाँ पर किया था फ्रेंड्स? तो इन्होंने किया था पुणे में। ठीक है ना, बेलगांव पूना में पड़ता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर पूना में किया था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए, और एनी बेसेंट ने किया था मद्रास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? हुंकार जो है, हुंकार क्या है? तो हुंकार जो है एक क्या था फ्रेंड्स? तो हुंकार जो था यह एक आपका
किसान आंदोलन की पत्रिका थी, ठीक है ना। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसका जो है पत्रिका का प्रकाशन किया था, लेकिन इनके साथ यमुना कार्जी और राहुल सांकृत्यायन भी थे। तो इस प्रकार से इसका आंसर ऑप्शन 4 होगा, एक से अधिक, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न करेंगे कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। यह स्टेटमेंट किसका है, बताइए। तो फ्रेंड्स, यह स्टेटमेंट जो है यह आपका जनरल सर ह्यूरोज का था। ब्रिटिश जनरल था सर ह्यूरोज, इसी का है, ठीक है ना। ह्यूरोज जो था यह झांसी की रानी के खिलाफ लड़ा था 1857 की क्रांति में, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी कि चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। फ्रेंड्स, यह पारित कब हुआ था, चंपारण एग्रेरियन एक्ट। अच्छा, एक कमेटी भी बनी थी, चंपारण एग्रेरियन कमेटी, ठीक है ना। उस समय जो आपका बिहार का उपराज्यपाल था एडवर्ड गेट, उसी ने इसका गठन किया था। गांधी जी भी चंपारण एग्रेरियन कमेटी के मेंबर थे, इसे भी आप याद रखिए था। लेकिन यहाँ चंपारण एग्रेरियन एक्ट पूछा गया है, न कि कमेटी पूछा जा रहा है। तो एक्ट यह पारित हुआ था कब, तो फ्रेंड्स यह 4 मार्च 1918 को पारित हुआ था। यह पारित कब हुआ था, तो फ्रेंड्स यह 4 मार्च 1918 को पारित हुआ था। तो यहाँ पर देखिए मार्च महीने में यह पारित हुआ था, तो मार्च तो ऑप्शन में है ही नहीं, इसीलिए इसका आंसर जो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ऑप्शन 5 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है इसमें से सही दिया गया है, कौन सा इसमें से जो है सही दिया गया है। चलिए सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। यहाँ पर देखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया है, बिल्कुल यहाँ पर ये आपका सही है। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन राजेंद्र प्रसाद ने किया है, जी नहीं। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है, ठीक है ना। व्यक्तिगत सत्याग्रह के ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, जी नहीं। ब्रह्मदत्त जो थे ये तीसरे सत्याग्रही थे, दूसरे नहीं थे। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। तो ये भी गलत हो गया, सही पूछा गया है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। अच्छा, ये कांग्रेस का जो गया अधिवेशन हुआ था बिहार में, यह बिहार में दूसरा अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। पहला अधिवेशन 1912 बांकीपुर पटना में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने किया था। और ये जो आपका गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में दूसरा अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। और इसमें जो है किस जनजाति ने, बिहार की किस जनजाति ने हिस्सा लिया था, तो फ्रेंड्स यह उराव जनजाति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित यहाँ पर नहीं पूछा गया है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। देखिए इंडियन स्पेक्टेटर, यह जो है इंडियन स्पेक्टेटर जो है यह आपका बहराम जी मालाबारी के द्वारा लिखा गया है। एडवोकेट ऑफ इंडिया नौरोजी, एडवोकेट ऑफ इंडिया, यहाँ देखिए दादा भाई नौरोजी दिया गया। एडवोकेट ऑफ इंडिया ये आपकी किसकी है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, तो ये भी गलत हो गया। यंग इंडिया ये महात्मा गांधी जी की है। यंग इंडिया जो है यह आपकी किसकी है, तो फ्रेंड्स यह आपकी महात्मा गांधी जी की है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है, तो देखिए एक से अधिक सही नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों सही नहीं, इसीलिए एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई थी, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स किसकी जो है यहाँ पर अध्यक्षता पूछा जा रहा है, चलिए बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जो है 1938 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, चूँकि ये इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे सुभाष चंद्र बोस। और देखिए फ्रेंड्स, समिति की अध्यक्षता प्रयागराज से जवाहरलाल नेहरू ने किया था और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है इसकी स्थापना भी किया गया था, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर के बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था, चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। सभी लोग बताएंगे आंसर। चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम बेतिया पश्चिम चंपारण में चलाया गया था, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार स्पेशल वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, बिहार वाला देख लीजिएगा, तो आपका एक भी प्रश्न बिहार से रिलेटेड नहीं छूटेगा बीपीएससी टीआरई 3.0 में, ठीक है ना।
चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था। देखिए, ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है। पूना पैक्ट के बारे में मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बताया था कि पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को, ठीक है ना, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और देखिए, ये हुआ था किसके बीच, तो बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में, ठीक है। और यहाँ पर इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। चलिए, देखिए, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था। पहला अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हुआ था 1934 में। कहाँ पर, तो फ्रेंड्स ये पटना में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। और इसके सचिव कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हरा करके अध्यक्ष बने थे। त्रिपुरी अधिवेशन की बात करते हैं तो अभी मैंने आपको बताया था कि 1939 में ये महात्मा गांधी जी के फेवरेट कैंडिडेट पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके बने थे। और इस पर जो है गांधी जी ने कहा भी था कि यह मेरी व्यक्तिगत हार है, ठीक है। और 1938 में हरिपुरा में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। चलो, उसके बाद देखिएगा कि भीमराव अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, क्या इसमें से सत्य दिया गया है। देखिए, उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया था, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर सही है। 1956 में उनका देहांत हो गया था, उनका 56 में देहांत हो गया था। और इनका जन्म 1891 में हुआ था। और उन्होंने मुख्य नायक का प्रकाशन भी किया था, इसीलिए एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बहिष्कृत भारत का भी इन्होंने प्रकाशन किया था, समथा का भी प्रकाशन किया था, और जनता का भी प्रकाशन किया था। तो ये सब भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न कि इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे। फ्रेंड्स देखिए, थोड़ा जल्दी में मैं आपको कवर करा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो 3 घंटा से भी ज़्यादा का होने वाला है, ठीक है ना। देखिए, इनमें से कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित जो है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, याद रखिएगा, ये आपकी एनी बेसेंट की है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये एनी बेसेंट की है, ठीक है ना, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। चलिए, उसके बाद देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधो समिति का गठन किया था। स्वदेश बांधो समिति का गठन किसने किया था, सभी लोग बताइए। स्वदेश बांधो समिति का गठन जो है, ये आपका 1905 में, 6 अगस्त 1905, आप डेट भी याद रख सकते हैं। 6 अगस्त 1905 को जो है अश्विनी कुमार दत्त ने किया था, अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। और इसका उद्देश्य क्या था, स्वदेशी उत्पादों की खपत को बढ़ावा देने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करना था, ठीक है ना फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन थे। महात्मा गांधी जी के साथ कौन थे फ्रेंड्स, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, जेबी कृपलानी भी थे, महादेव देसाई भी थे। उसके बाद बात करें तो आपके राजकुमार शुक्ल भी थे, ठीक है ना, नरहरि पारिक भी थे, और आपके महादेव देसाई भी थे। तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो, उसके बाद देखिएगा कि किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिथिगो ने पटना और इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। यह घटना जो है कब की है, जिसको कि पटना गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 7 छात्र जो हैं 7 छात्र शहीद हुए थे। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और यह घटना कब की है, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, यह घटना कब की है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 11 अगस्त की यह घटना है, 11 अगस्त 1942 को, ठीक है ना। पटना सचिवालय गोलीकांड के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि यह घटना जो है 11 अगस्त 1942 की है, 11 अगस्त की यह घटना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है यह 1929 में हुआ था। 1929 में किसने किया था, तो फ्रेंड स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। और 1922 में याद रखिएगा, शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने मुंगेर में एक किसान सभा का आयोजन किया था। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। कौन सा इसमें से विद्रोह या आंदोलन है जो लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। तो फ्रेंड्स, यह फराजी आंदोलन था, फराजी आंदोलन था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। फराजियों की मुख्य शिकायतों में से एक लंबी दाढ़ी रखने पर भी कर लगाना था।
इस चीज़ को आप याद रखिएगा। विद्रोह का नेतृत्व हाजी सरियतुल्लाह ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेज को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। बताइए राइट आंसर क्या होगा। किस षड्यंत्र में, बताइए 3 अंग्रेज को अवरुद्ध किया गया था। ये 3 अंग्रेज कौन थे, तो फिलिप स्प्रैट थे, एक नाम मैंने बता दिया। दूसरा नाम बेन ब्रैडली थे, बेन ब्रैडली, ठीक है ना, बेन ब्रैडली। तीसरा नाम है जॉर्ज एलिसन। ठीक है, ये जो है आपके किस षड्यंत्र के मामले में ये तीनों अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। तो फ्रेंड्स यह मेरठ षड्यंत्र केस है जो कि 1929 में है। ठीक है, याद रखिएगा मेरठ षड्यंत्र मामला। इसी के तहत जो है आपको 1929 में जो है ये आपका 3 अंग्रेजों को जो है हिरासत में रखा गया था और 1933 में फैसला सुनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा है। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया लिखा है किसने, तो इसको लिखा है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने। याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स। अब हम चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि लखनऊ समझौता हुआ था। देखिए लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो फ्रेंड्स यह 1916 में हुआ था। और ये हुआ था किसके बीच, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच यह समझौता हुआ था। ठीक है, 1916 में, याद रखिएगा। और 1916 का जो ये लखनऊ समझौता था, इस पर जो है बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा हस्ताक्षर भी किया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा, 1916 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी में जो है आपके जो 1916 में आपका जो लखनऊ समझौता हुआ था, लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था, आप कह सकते हैं कि इसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गरम दल और नरम दल था उनमें एकता भी हुई थी और मुस्लिम लीग से समझौता भी हुआ था। ठीक है ना। चलिए महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है, सभी लोग आंसर कमेंट करिए जल्दी से। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो हैं ये गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। ऑप्शन में तो गोपाल कृष्ण गोखले दिया ही नहीं गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था, तो फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था, अभी मैंने आपको बताया था कि 1922 में किया गया था। ठीक है ना फ्रेंड्स, 1922 में किया गया था। चौरी चौरा कांड है, इससे क्षुब्ध होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया था। 1922 में जो है स्थगित किया गया था और स्टार्ट हुआ था कब असहयोग आंदोलन, तो 1 अगस्त 1920 को। ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था। 1784 सन याद रखना है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी, 1784 में। किसने किया था, तो विलियम जोन्स ने किया था। विलियम जोन्स ने किया था। और उस समय किसका कार्यकाल था, तो उस समय वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा कि 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। अभी मैंने आपको बताया है कि 1912 में बांकीपुर पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता जो है RN माधोलकर ने किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 1922 में गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में दूसरा अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA के संस्थापक कौन थे। INA के संस्थापक का नाम पूछा जा रहा है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। INA के संस्थापक, भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA के संस्थापक कौन थे, तो मूल रूप से इसके संस्थापक मोहन सिंह थे। ठीक है ना, मोहन सिंह मूल रूप से भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA के संस्थापक थे। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है। VVI क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये आपके BD सावरकर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। सबसे पहले इसमें से कौन सी घटना है। देखिए संथाल विद्रोह जो है ये आपके 1855-56 में हुआ था सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में। बिरसा मुंडा का विद्रोह आपका हुआ था जिसे उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है 1899-1900 के दौरान। ठीक है फ्रेंड्स, और ताना भगत आंदोलन जो है यह स्टार्ट कब हुआ था, तो इसकी स्टार्टिंग जो है 1914 में ताना भगत की हुई थी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से देखा जाए तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे
कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो फ्रेंड्स यह सन्यासी विद्रोह है। सन्यासी विद्रोह याद रखिएगा। आनंद मठ किसकी उपन्यास है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की। देखिए फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने 7-8 वीडियो कवर कराया हुआ है। अगर आप उतना देख लेते हैं तो एनफ रहेगा, सफिशिएंट रहेगा आपकी एग्जाम के लिए। ठीक है ना, जरूर देख लीजिएगा। सबका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है ना, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर के देख सकते हैं। देखिए, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था? स्वदेशी और बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में? तो फ्रेंड्स यह अपनाया गया था आपके बंगाल विभाजन के समय में। बंगाल विभाजन के समय में जब आपका स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसी समय। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। बंगाल विभाजन हुआ था कब? तो फ्रेंड्स यह इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई थी, कर्जन ने किया था। 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन हुआ था 7 अगस्त 1905 को, कलकत्ता के टाउन हॉल में इसकी घोषणा की गई थी। देखिए 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गया अधिवेशन के अध्यक्ष पूछा गया है, तो मैंने आपको कई बार बताया है, चित्तरंजन दास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुआ था। सन भी याद रखेंगे, 1817 किसने किया था? तो फ्रेंड्स किया था किसने? तो राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने मिलकर के किया था। तो यहाँ पर देखिए डेविड हेयर का नाम दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने लिखा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है? ठीक है, और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। यह स्टेटमेंट किसका है? यह स्टेटमेंट जो है यह लॉर्ड कर्जन का है। किसका है फ्रेंड्स? यह लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट है। ठीक है ना। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था? तो मैंने अभी बताया था आपको, सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में। सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में। तो ऑप्शन में से उपरोक्त में से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? चलिए सभी लोग आंसर बताइए। तो यह घटना है आपका गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? पूना समझौता पर हस्ताक्षर मैंने अभी डिटेल में आपको बताया है, 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को एम जैकर, तेज बहादुर सप्रू और घनश्याम दास बेड़ा के प्रयास से जो है ये आपका पुनः समझौता हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य में। देखिए मशहूर नारा इनकलाब किसने दिया है? मशहूर नारा इनकलाब किसने दिया है? तो यह नारा जो दिया है इनकलाब जिंदाबाद का, यह दिया है किसने? फ्रेंड्स हसरत मोहानी ने दिया है। ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिएगा कि आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने किया है? आज़ाद दस्ता की बताइए, आज़ाद दस्ता का स्थापना किसने किया है? तो आज़ाद दस्ता की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय किया था। तो यहाँ पर देखिए जयप्रकाश नारायण राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिए इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक को लिखा किसने है? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। इंडिया डिवाइडेड को लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिए 1915 में होम रूल किसने प्रारंभ किया था? चलिए इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर सुधार सकते हैं तो कुछ सुधारना चाहेंगे तो सुधार भी सकते हैं। चलिए बताइएगा 1915 में होम रूल किसने प्रारंभ किया था? बताइए राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके इसका बता दीजिएगा। ठीक है ना। बंगाल और बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? VVI क्वेश्चन है, ये सारे के सारे बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। तो नील दर्पण जो है दीनबंधु मित्र की है, याद रखिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? द इंडियन नेशन का प्रकाशन जो है यह पटना बिहार से 1931 में हुआ था। ठीक है ना। और उसका जो हिंदी संस्करण था उसका नाम द आर्याव्रत था। चलिए अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स कि बंगाल का विभाजन प्रभावी कब हुआ था? बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था। बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है यह कब पास किया गया था? तो यह पास किया गया था 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को किया गया था। ठीक है।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य किया था डिवाइड एंड रूल थ्योरी पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बांटो और राज करो की नीति के कारण, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा इसका। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी। रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जो है इसको लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को, ये जो लोकप्रिय आपका घोषणा पत्र था विक्टोरिया का, उसको पढ़ा था और खुले तौर पर इसको घोषित किया था 1 नवंबर 1858 को, ठीक है ना, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। अब एक एक करके सभी कथन को पढ़ेंगे। राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, बिल्कुल ये नवीन शिक्षा के आपके समर्थक थे, सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत भारतीयों के लिए है नारा दिया था, सही है। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था 1893 में और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने, तो ये भी आपका सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है, कौन सा कथन सही है, तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे, कौन इसमें से बने थे। तो फ्रेंड्स बताएंगे राइट आंसर क्या होगा, तो ये दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर या गुलामी का दास्ता कहा था। तो फ्रेंड्स गुलामी का दास्ता किसने कहा था, आप सभी को भी पता है, मुझे पूरी उम्मीद है। आंसर कमेंट कर दीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो ऑप्शन में इनका नाम नहीं है, तो एक से अधिक ऊपर में से कोई नहीं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। कुंवर सिंह जो है ये आपके कहाँ से हैं, जगदीशपुर से संबंधित, ठीक है। इन्होंने ही कहा था कि मैं जहाँ भी रहूँ जगदीशपुर वहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्वी सन 1876 में, यानी कि 1876 में जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है आनंद मोहन बोस, नाम याद रखिएगा, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। दोनों व्यक्तियों का नाम याद रखना है, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी का नाम दिया गया, आपको आनंद मोहन बोस का भी नाम याद रखना है। चलिए विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था, विदेश में किसने फहराया था। तो फ्रेंड्स यह फहराया था 1907 में, कहाँ पर, जर्मनी में। जर्मनी की किस शहर में, तो स्टुटगार्ट में। किसने, तो मैडम भिकाजी कामा ने। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इनको भारतीय स्वतंत्रता की जननी भी कहा जाता है, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की पत्रिका जो है इसमें से आपका अल हिलाल है और अल बलग भी है, ये भी आप याद रखिएगा। अल बलग भी इन्हीं की पत्रिका है, अल बलग, ये भी आप दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक जो है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक जो हैं ये कौन है फ्रेंड्स, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के कौन अध्यक्ष थे। ऑल इंडिया किसान सभा का पहला अधिवेशन 1936 में लखनऊ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। भारत में ये किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी पुणे में, कहाँ पर, पुणे में हुई थी। पुणे में हुई थी कब, तो 1927 में जो है ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था और उस दिन जो है शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। बिहार विद्यापीठ की स्थापना जो हुई थी ये किस आंदोलन के दौरान, तो फ्रेंड्स ये असहयोग आंदोलन के दौरान। और विद्यापीठ जो है बिहार विद्यापीठ, इसकी उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को जो है महात्मा गांधी जी ने किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे अब कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री को लिखा है राम मनोहर लोहिया ने, ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया था। खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, यहाँ पर 5 ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए बताइए खुदाई खिदमतगार, तो ये आपका खान अब्दुल गफ्फार खान, लाल कुर्ती जो है रेड शर्ट
आप जानते होंगे, इस नाम से भी जाना जाता है। और इनको जो है आपको खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे। देखिए, किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? देखिए 1878 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम यानी कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित करके भारतीय प्रेस के स्थानीय भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। और इस कानून में यह प्रावधान किया गया था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। तो यहाँ पर देखिए 1878 राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स 1882 में लॉर्ड रिपन ने, किसने? लॉर्ड रिपन ने जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। और देखिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? यह भी प्रश्न हो सकता है आपके एग्जाम में बन जाए। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि सब कुछ डिटेल में आपको बताते चलूं। और देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए अब रेगुलर क्लास चलेगा। चैनल से जुड़ जाइए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। जो हमने पिछली बार तैयारी कराई हुई थी एनसीईआरटी से, और जो भी मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया हुआ था, वहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न इस बार बीपीएससी टीआरई 3 में पूछे गए थे। चलिए अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए जालियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी यानी कि हंटर कमेटी में किस भारतीय को स्थान मिला था? अच्छा देखिए जालियांवाला बाग नरसंहार जो है यह किस दिन हुआ था, यह भी पूछा गया था। तो बैसाखी के दिन हुआ था, 13 अप्रैल 1919 की यह घटना है। डेट सहित आपको याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में, जिसको कि हंटर कमेटी कहा जाता है। और इस कमेटी में 5 अंग्रेज और 3 भारतीय सदस्य थे। 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय सदस्य थे। ध्यान रखिएगा, इन 3 भारतीय सदस्यों में सर चिमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद खान और पंडित जगत नारायण थे। तो यहाँ पर देखिएगा सुल्तान अहमद खान, सर चिमनलाल, हरिलाल सीतलवाड़ और पंडित जगत नारायण, ये तीनों थे। इसीलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। अच्छा फिर कांग्रेस ने जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था। और इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी भी थे। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था और इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी भी थे, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आज़ाद के अनुरोध पर किसने द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब यानी कि बॉम्ब का दर्शन नामक पुस्तक लिखी है? ये प्रश्न ऑलरेडी मैंने आपको कराया हुआ था। द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसको लिखा है किसने? भगवती चरण वोहरा ने लिखा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, जिन्होंने भी दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और एनसीईआरटी से कल मैं क्लासेज स्टार्ट कर रहा हूँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस क्लास 6 to 12 के लिए, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि कामागाटा मारू क्या था? यहाँ पर क्या बना लीजिएगा, ये टाइपिंग एरर है। कामागाटा मारू क्या था? चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। देखिए कामागाटा मारू जो था यह एक जापानी जहाज़ था, और इस जापानी जहाज़ को 1914 में 1914 में जो है 1940 में किसने जो है किराए पर लिया था? तो याद रखेंगे बाबा गुरुदत्त सिंह ने। बाबा गुरुदत्त सिंह ने जो है इसको किराए पर लिया था, क्लियर ना। और जब यह जहाज़ जो है बजबज नामक बंदरगाह जो कि आपका पश्चिम बंगाल में पड़ेगा, वहाँ पर जब पहुँचा था बजबज पर, तब उसकी तलाशी ली गई थी और वहाँ पर जो है थोड़ा बहुत संघर्ष भी हुआ था। और इसमें 18 यात्री लगभग मारे गए थे और लगभग 25 यात्री घायल भी हुए थे। तो याद रखिएगा कामागाटा मारू क्या था? तो यह एक जहाज़ था, ठीक है। और किराए पर किसने लिया था? तो बाबा गुरुदत्त सिंह ने लिया था। ये भी प्रश्न बन सकता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न करेंगे अब हम लोग कि जालियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड किस दिन हुआ था? दिन देखिए पूछा गया है। डेट अगर आपसे पूछा जाए तो 13 अप्रैल 1919 की यह घटना है, जैसे कि मैंने आपको
अभी बताया है। और यहाँ पर दिन पूछा गया है, तो दिन कौन सा है, तो वैसाखी के दिन यह हुआ था। किस दिन हुआ था, वैसाखी के दिन हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा कौन थे। आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा कौन थे। चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा कि आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा कौन थे। आत्मसम्मान आंदोलन एक गतिशील सामाजिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य समकालीन हिंदू सामाजिक व्यवस्था को जाति, धर्म और ईश्वरीय आस्था के बिना एक नए समग्र एवं तर्कसंगत समाज में परिवर्तित करना था। ईवी रामास्वामी नाइकर के द्वारा वर्ष 1925 में रामास्वामी नाइकर के द्वारा 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत तमिलनाडु में की गई थी। यह एक समतावादी आंदोलन था जिसने ब्राह्मणवादी आधिपत्य को तोड़ने का कार्य किया था और समाज में पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए समान अधिकारों तथा तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम आदि द्रविड़ भाषाओं के पुनरुत्थान पर जोर दिया था। तो ये आपका ईवी रामास्वामी नाइकर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1873 में रचित पुस्तक गुलामगिरी किस धारणा को निष्प्रभावी करती है। अच्छा, गुलामगिरी जो है इसको लिखा किसने है। गुलामगिरी को लिखा है ज्योतिबा फूले ने। महात्मा ज्योतिबा फूले ने इसको मराठी में लिखा था। किस भाषा में, तो मराठी में लिखा था। ठीक है ना फ्रेंड्स। और इसमें जाति व्यवस्था की आलोचना करने के लिए 16 भाग के निबंध और 4 गीतात्मक पदों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए निम्न जातीय विभेद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग कि हिंदुस्तान स्टैंडर्ड किसका समाचार पत्र है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक है हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स है, और एक केवल हिंदुस्तान है जो कि मदन मोहन मालवीय जी का है। हिंदुस्तान टाइम्स जो होगा, हिंदुस्तान टाइम्स ये के.एम. पनिकर का है, यहाँ पर देखिए। और हिंदुस्तान स्टैंडर्ड जो है यह आपका सच्चिदानंद सिन्हा होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अल हिलाल और अल बलग अबुल कलाम आज़ाद जी की है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। सोम प्रकाश किसकी है, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर की है। ये भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे, मैं बिल्कुल आपका समय वेस्ट नहीं करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने चंपारण यात्रा किस वर्ष में किया था। महात्मा गांधी जी ने चंपारण यात्रा किस वर्ष में किया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए। महात्मा गांधी जी ने चंपारण यात्रा किस वर्ष में किया था, तो 1917 में किया था। ठीक है ना, 1917 में किया था। आपको याद होगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया था। राजकुमार शुक्ल जी 1916 में लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिले थे और गांधी जी की तरफ यहाँ की जो नील कृषक थे चंपारण के, उनकी दुर्दशा की तरफ महात्मा गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया था और उनको चंपारण आने का निमंत्रण किया था और उन्होंने निमंत्रण स्वीकार करते हुए 1917 में चंपारण की यात्रा किया था। चंपारण का जो मुद्दा था, जो नील किसानों का, यह आपका उठा था लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है ना, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चले 1942 में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। 1942 में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। चलिए सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। देखिए 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया था, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। और स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरुणा असफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। यह भी आप पॉइंट ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा एक समाजवादी और ट्रेड यूनियनवादी यूसुफ मेहर अली के द्वारा गढ़ा गया था। यह नारा जो था भारत छोड़ो का, यह यूसुफ मेहर अली के द्वारा गढ़ा गया था। ठीक है ना, याद रखिएगा। और मेहर अली जी ने साइमन गो बैक का भी नारा दिया था, इससे भी आप ध्यान रखेंगे, लेकिन आह्वान किया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था। 1857 के विद्रोह के मध्य में नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था। चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स, इन्होंने पेशवा जो है अपने आप को घोषित किया था।
पेशवा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, पेशवा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने या किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट यरस्ट की हत्या किया था। देखिए लेफ्टिनेंट यरस्ट और प्लेग कमिश्नर था उस समय, प्लेग कमिश्नर, जो प्लेग बीमारी थी, प्लेग कमिश्नर उस समय रैंड था, ठीक है ना। तो रैंड और यरस्ट की हत्या जो है यह आपके जो चापेकर बंधु थे, दामोदर और बालकृष्ण चापेकर, इन्होंने ही किया था। कब किया था? तो 1897, याद रखिएगा, और 1897 में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मदन लाल ढींगरा ने जो है, मदन लाल ढींगरा ने किसको मारा था? जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु, यहाँ दर्शाने बना लीजिए, इस तरह से दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियाँ सौंपी गई थी? बताइए किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा और एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियाँ सौंपी गई थी? ये कौन थे? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे बीपीएससी टीआरई 3.0 में प्रश्न पूछे गए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये आपके सैफुद्दीन किचलू थे। सैफुद्दीन किचलू आपको याद होगा, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के विरोध में जो है एक सभा हुई थी और उसी सभा पर जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी जालियांवाला बाग में, ठीक है ना, आपको याद होगा। तो ये सैफुद्दीन किचलू थे। और एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, स्वतंत्रता के बाद 1952 में, ठीक है ना, 1952 में जो है लेनिन, यहाँ मैं लिख देता हूँ, लेनिन शांति पुरस्कार, लेनिन शांति पुरस्कार 1952 में लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले ये पहले भारतीय हैं सैफुद्दीन किचलू। ये भी आप साथ साथ याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था? बताइए, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था? तो इन्होंने किया था सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर में किया था। अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक, ध्यान से सुनिएगा, वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक। अच्छा, वंदे मातरम जो गाना है यह आनंद मठ से लिया गया, बंकिम चंद्र चटर्जी की, लेकिन यहाँ पर वंदे मातरम समाचार पत्र पूछा गया। इसके संपादक कौन थे? तो अरविंद घोष थे। अरविंद घोष यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया था? एक प्रश्न तो वैसे भी आपका बन जाएगा कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1932 में। किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, याद रखिएगा किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता। और भीमराव अंबेडकर जी ने स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किया था। भीमराव अंबेडकर जी ने स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किया था और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया था भीमराव अंबेडकर जी ने। इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? कौन सी घटना इसमें से सबसे पहले हुई थी? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। चलिए देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है ये अगस्त 1942 की घटना है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड बेबल का आगमन। तो लॉर्ड बेबल का कार्यकाल आपको याद होगा 1944 से लेकर के 1947 तक रहा था और ये घटना अगस्त 1942 की है, ठीक है। और स्क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? तो ये घटना जो है ये मार्च 1942 की है, ठीक है। तो पहले कौन सी हो गई? मार्च वाली घटना, चूंकि ये अगस्त 1942 है तो क्रिप्स मिशन का आगमन राइट आंसर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्रिप्स मिशन जब भारत आया था उस समय वायसराय कौन था? ये भी प्रश्न बन सकता है। तो क्रिप्स मिशन के आगमन के समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। कौन था फ्रेंड्स? लॉर्ड लिनलिथगो था। इसे भी आप याद रखेंगे, कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था, ठीक है। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग यानी कि माइनॉरिटी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? ये प्रश्न डायरेक्टली पूछा गया था। चलिए देखिएगा, किसने यह कहते हुए हंसी उड़ाई थी कि कांग्रेस एक बहुत सूक्ष्म भाग यानी कि अल्पसंख्यक, अंग्रेजी में इसको माइनॉरिटी बोलेंगे,
का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये स्टेटमेंट लॉर्ड डफरिन का था। किसका था? लॉर्ड डफरिन का था। इसी के समय जो है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी। क्लियर ना? अच्छा, एक स्टेटमेंट कर्जन का है जो बीपीएससी टीआरई में पूछा जा चुका है। यह स्टेटमेंट क्या है कि कांग्रेस अपनी पतन की ओर लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा यानी कि महत्वाकांक्षाओं में से एक इसमें इसकी शांतिपूर्ण समाप्ति में मैं सहायक बनूं। ये कर्जन का स्टेटमेंट है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी? अच्छा देखिए, मुजफ्फरपुर बम कांड की बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर बम कांड के बारे में ध्यान से सुनिएगा। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे इसमें सम्मिलित। और देखिए 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न इन्होंने किया था। किसने? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने। गलती से बम जाकर के कैनेडी की गाड़ी पर गिरी थी और जिसमें 2 महिलाओं की मृत्यु हुई थी। प्रफुल्ल चाकी ने जो है आत्महत्या कर लिया था और खुदीराम बोस को जो है फांसी की सजा दी गई थी 11 अगस्त 1908 को। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी की सजा दिया गया था और प्रफुल्ल चाकी ने जो है आत्महत्या कर लिया था। इन्होंने आत्महत्या कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि फांसी किसको दी गई थी? तो खुदीराम बोस को। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबू कुंवर सिंह का जन्म अगर पूछा जाए तो 1777 याद रखिएगा फ्रेंड्स। और इनकी मृत्यु जो हुई थी, इनका देहांत जो हुआ था, ये कब हुआ था? तो 1858 में। ठीक है, बिहार में इन्होंने जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। जगदीशपुर के थे, याद रखिएगा फ्रेंड्स। मैं जहाँ भी रहूँ जगदीशपुर वहीं है, यह स्टेटमेंट इन्हीं का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे है? यंग बंगाल मूवमेंट, इसकी स्थापना का श्रेय किसकी है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यह हेनरी विवियन डेरोजियो की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। क्लियर ना? याद रखिए किसने किया था? हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देखिए किस तिथि को क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देंगे? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे स्वतंत्रता के समय। ये प्रश्न पूछा जाता है। और क्लेमेंट एटली ने जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को घोषणा किया था। 20 फरवरी 1947 को घोषणा किया था कि ब्रिटिश जो है 30 जून 1948 के बाद सत्ता की जिम्मेदारी जो भारतीय लोग हैं उन पर सौंप देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को संसद में पेश किया गया था। पेश कब किया गया था भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को? 4 जुलाई 1947 को। ये भी प्रश्न बनेगा, 4 जुलाई 1947 को। ठीक है, और 18 जुलाई 1947 को, और 18 जुलाई 1947 को इसको अधिनियमित किया गया था। ठीक है, और 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू हुआ था। तो इतने सारे पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? बिहार जो है बंगाल से अलग कब हुआ था? और बिहार में उड़ीसा भी सम्मिलित था, आपको याद है। देखिए बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल जो से अलग बिहार जो हुआ था कब हुआ था? बिहार को बंगाल से अलग 1912 में किया गया था। ऑप्शन में नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिहार में उड़ीसा सम्मिलित था और बिहार और उड़ीसा अलग हुए थे 1936 में। और फिर बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर सन 2000 को। ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हमारा कि 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1832-33 याद रखिएगा। और इसके नेता बुधु भगत, जुआ भगत, झिंदराय मानकी, मादरा महत यानी मादरा महतो भी कह सकते हैं, ये सब थे। बुधु भगत, जुआ भगत, झिंदराय मानकी, मादरा महतो, ये सब थे। ठीक है ना? तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए सिद्धू कान्हू जो थे ये संथाल विद्रोह के नेता थे। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, ये भी आपको याद भी होगा। ठीक है ना? चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न करेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? बताइए, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण क्या था?
देखिए, एक तो आपका क्रिप्स मिशन की विफलता थी, ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन का कारण, ठीक है। उसके बाद क्या था, उसके बाद जो दूसरा विश्व युद्ध का हानिकारक प्रभाव पड़ा था, दूसरा विश्व युद्ध छिड़ने पर भारत पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था, संसाधनों को युद्ध प्रयासों में लगा दिया गया और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। तो ये आपका दोनों कारण थे, कारण दोनों थे इसके, क्रिप्स मिशन की असफलता भी था और दूसरे विश्व युद्ध के जो हानिकारक प्रभाव थे, प्रतिकूल प्रभाव थे, ये भी था। तो मेरे हिसाब से तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग कि किसने भारत में आधुनिक छपाई तकनीक प्रारंभ किया था। चलिए, किसने भारत में आधुनिक छपाई तकनीक प्रारंभ किया था। तो फ्रेंड्स ये किसने किया था, पुर्तगालियों ने किया था, पुर्तगालियों ने किया था। तो फ्रेंड्स जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों के एग्जाम में पूछे गए थे उनको मैंने कवर करा दिया।